हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम कोर्स में हो चाहे आप बीकॉम ऑनर्स कोर्स में हो, आप सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो अब मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूँ चैनल के ऊपर इस इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस की वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट को डिटेल में कवर करवाने वाला हूं। जितना भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिया गया है, सारी चीजें आपको काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूं। सारी थ्योरी, सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स और उनके क्वेश्चन साथ में सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूं काफी डिटेल में। तो चैनल पर आपको एक के बाद एक वीडियोस मिलेगी इस सब्जेक्ट की, जिसमें मैं इस कंप्लीट सब्जेक्ट को आपको कवर करवा दूंगा। जिन नोट्स में से आपको मैं ये कवर करवा रहा हूँ, ये पेड नोट्स है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ये परचेज कर सकते हैं। 199 रुपीज में आपको पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसके अंदर सारी थ्योरी कवर करवाई गई होगी। जो जो कंटेंट आपके सिलेबस में दिया गया है, उसके अलावा जो जो आपके प्रैक्टिकल पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके सभी के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड करे गए हैं, साथ में उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो 199 रुपीज में आप इस पांचों यूनिट के नोट्स को खरीद सकते हैं। नोट्स परचेज करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम करिए, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, अब बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन। इसकी वीडियो का पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या कंटेंट दिया गया है जो आपको कवर करना है। तो इसमें आपको करना है बेसिक कंसेप्ट, इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, पर्सन, असेसी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ग्रॉस टोटल इनकम, मार्जिनल, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स एंड परमानेंट अकाउंट नंबर। उसके अलावा रेजिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, एग्जेम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10 एंड लर्निंग लेसन फ्रॉम कौटिल्यास टैक्सेशन पॉलिसी। इतना कंटेंट आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर आपका कवर करना है। इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले, जैसे कि इसका नाम है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, तो सबसे पहले टैक्स होता क्या है। टैक्सेस आर कंसीडर्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर रहने के लिए जो आपको कॉस्ट देनी पड़ती है, उसको टैक्सेस का नाम दिया गया है। टैक्सेस आर लेविड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। ये टैक्सेस कौन लगाता है? गवर्नमेंट ये टैक्सेस लगाती है। और किस लिए लगाती है? जिससे जो सोसाइटी है उसका जो कॉमन वेलफेयर है उसके ऊपर खर्चा किया जा सके। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ टैक्सेस। गवर्नमेंट दो तरीके के टैक्सेस लगाती है, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? डायरेक्ट, इफ टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। अगर किसी पर्सन की इनकम या वेल्थ, जितना पैसा वो कमा रहा है, उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है, कोई सा मतलब डायरेक्टली उस इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, वो कहलाता है आपका डायरेक्ट टैक्स। द पर्सन हु पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम समबडी एल्स। और जो डायरेक्ट टैक्स होता है, वो कौन, जो पर्सन अर्न कर रहा है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है और फिर वो उसे किसी दूसरे पर्सन से कलेक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका बर्डन कोई पर्सन शिफ्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि जो आपका इनकम टैक्स होता है वो एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। तो जो आपका ये सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, ये डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो इफ टैक्स इज लिविड ऑन द प्राइस ऑफ अ गुड्स और सर्विस, देन इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। अगर जो टैक्स है वो किसके ऊपर लगाया जा रहा है? जो गुड्स या सर्विस को आप परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर लगाया जा रहा है, तो वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका एग्जांपल है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो जीएसटी है आपका, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी होती है, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। In the case of indirect tax, the person paying the tax passes on the incidence to another person. इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एक पर्सन क्या कर सकता है? जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है उस चीज को दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट भी कर सकता है, उस गुड्स को रिसेल करके। ठीक है। अब ये तो हो गया कि टैक्स होता क्या है, लेकिन वाई आर टैक्सेस लेविड, मतलब ये टैक्स लगाए क्यों जाते हैं? तो द रीजन फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस इज दैट दे कंस्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। जो टैक्सेस होते हैं वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है वो टैक्सेस से ही जनरेट होता है।
रेवेन्यू सो रेज्ड इज यूटिलाइज्ड फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। और जो ये रेवेन्यू जनरेट होता है इसका यूज गवर्नमेंट किस लिए, गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं जैसे कि डिफेंस के ऊपर खर्चा हो गया, एजुकेशन के ऊपर खर्चा हो गया, हेल्थ केयर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड्स, डैम, ये सारी चीजें बनाने में जो खर्चा होता है वो इन्हीं टैक्स के रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका टैक्सेस के बारे में सारा। अब आता है आपका इनकम टैक्स, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। इनकम टैक्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन द इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल एंड बिजनेस। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर जो बिजनेस इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसे कहा जाता है इनकम टैक्स। इट इज अ की सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट यूज्ड टू फंड पब्लिक सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इनकम टैक्स हैगा वो एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, जो कि गवर्नमेंट को किस चीज में हेल्प करता है, इस रेवेन्यू से गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा कर पाती है, इन्हें डेवलप कर पाती है। The Income Tax Act of 1961 has been in effect from the first day of April 1962. It contained 298 sections, subsection, schedule, etc. The income tax rule of 1962 was framed by Central Board of Direct Tax (CBDT). जो हमारा ये इनकम टैक्स है अब ये गवर्न भी किसी से होता है, तो जो इनकम टैक्स एक्ट 1962 है वो इसे गवर्न करता है। ये कब आया था इफेक्ट में, अप्रैल 1962 से इफेक्ट में आया था और इसके अंदर टोटल 298 सेक्शन है। इस इनकम टैक्स एक्ट को किसने फ्रेम करा था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नाम की एक कमेटी है, सीबीडीटी जिसे कहा जाता है, उसने इसे फ्रेम करा था। ठीक है, ये हो गया आपका इनकम टैक्स का एक इंट्रोडक्शन की इनकम टैक्स है क्या आपका। अब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में, कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। जैसे एक टर्म जो सबसे ज्यादा यूज होती है इसके अंदर वो होती है असेसी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग इसे डिफाइन करा गया है। असेसी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर किसी पर्सन को अगर कोई अमाउंट पे करनी है, चाहे वो टैक्स की अमाउंट हो या कोई और अमाउंट हो, तो उस पर्सन को असेसी कहा जाएगा। इन एडिशन इट इंक्लूड एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर असेसमेंट ऑफ। या फिर ऐसा कोई भी पर्सन जो इस एक्ट के अंदर इंक्लूड होता है और जिसकी क्या असेसमेंट की जा रही है, उसकी इनकम का असेसमेंट किया जा रहा है इस एक्ट के अंदर। द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल, या फिर किसी ऐसे पर्सन की इनकम असेस करी जा रही है जिसके लिए ये असेसेबल है। या फिर द लॉस सस्टेन्ड बाय हिम बाय और बाय सच अदर पर्सन, या फिर उसका जो लॉस है वो असेस किया जा रहा है। या फिर द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और टू सच अदर पर्सन, या फिर अगर उसे कोई अमाउंट रिफंड करनी है उसे असेस किया जा रहा है। तो इन सभी लोगों को क्या कहा जाता है, असेसी कहा जाता है। मतलब एक तरीके से नॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जिस पर्सन को टैक्स पे करना है या जिसकी इनकम का असेसमेंट किया जा रहा है कि इसके ऊपर टैक्स बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब ये इस कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा इनकम टैक्स पे करने की, उस पर्सन को असेसी का नाम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब पर्सन। कई जगह पर पर्सन का हम नॉर्मल मतलब समझते हैं लोग, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर पर्सन का एक बहुत ही वाइडर मीनिंग है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अकॉर्डिंग पर्सन का क्या मतलब है, इट इंक्लूड एन इंडिविजुअल, एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। पर्सन के अंदर इसके अंदर सारी चीजों को इंक्लूड करा जाता है, चाहे कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, चाहे कोई एचयूएफ हो, एचयूएफ सुनी होगी आपने, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई फर्म हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, लोकल अथॉरिटी हो या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, इन सभी को पर्सन के अंदर इंक्लूड करा जाता है। अगर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पर्सन का यूज किया जा रहा है तो वो इन सब के लिए किया जाएगा। ठीक है, अब इनको एक बार पढ़ लेते हैं। इंडिविजुअल कौन होता है, द टर्म इंडिविजुअल मीन्स ओनली अ नेचुरल पर्सन, अ ह्यूमन बीइंग। इंडिविजुअल के अंदर कौन आता है, कोई भी नेचुरल पर्सन, इंसान जिसे कहा जाता है, वो इंडिविजुअल में इंक्लूड होता है। इट इंक्लूड बोथ मेल्स एंड फीमेल, इसके अंदर मेल्स और फीमेल दोनों को इंक्लूड करा जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड अ माइनर और एज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इसके अंदर माइनर को भी इंक्लूड करा जाता है इंडिविजुअल के अंदर, और कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है मतलब जो मेंटली स्टेबल नहीं है उसे भी इंडिविजुअल में इंक्लूड करा जाता है। ठीक है,
सेकंड HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होते हैं, तो जॉइंट फैमिली गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ ट्रीटेड एज सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंडिविजुअल मेंबर। जब एक हिंदू फैमिली के लोग मिलकर एक जॉइंट फैमिली बना ले और उससे वो कोई बिजनेस करे तो उसे कहा जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है और इसके अंदर जो HUF है वो एक अलग एंटिटी अलग पर्सन ट्रीट करी जाती है और उसके ऊपर अलग टैक्स लगता है एज सेपरेट टू मेंबर। मतलब मेंबर है उनके ऊपर जो भी एप्लीकेबिलिटी है वो अलग है, लेकिन जो HUF फॉर्म कर ली उन्होंने एक जॉइंट फैमिली बनाकर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके ऊपर अलग से टैक्सेशन होता है, तो उसे HUF कहा जाता है। कंपनी क्या होती है, लीगल एंटिटी फॉर्म्ड अंडर कॉर्पोरेट लॉ इंडिविजुअल इंक्लूडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड अदर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। कंपनी के अंदर क्या आता है, एक ऐसी एंटिटी जो कि कंपनी कॉर्पोरेट लॉ के अंदर फॉर्म की गई हो। इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज आ जाती है आपकी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और कोई भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अगर है तो वो आपका कंपनी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट आता है फर्म, तो बिजनेस एंटिटी फॉर्म्ड बाय टू और मोर इंडिविजुअल और एंटिटीज वेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड अमंग पार्टनर। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब कोई एंटिटी बना लें, बिजनेस फॉर्म कर लें जिसके अंदर वो प्रॉफिट और लॉसेज को शेयर करेंगे आपस में, उस चीज को कहा जाता है फर्म। फिर है एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या होते हैं, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और एंटिटी नॉट नेसेसरली फॉर्मिंग पार्टनरशिप बट इंगेज्ड इन कलेक्टिव एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट। कुछ इंडिविजुअल्स का ग्रुप या फिर कुछ बॉडी कॉर्पोरेट का, मतलब जो भी एंटिटीज हैं वो मिलकर कोई ग्रुप बना लें और उसके साथ में वो मिलकर कोई बिजनेस करने लगे, लेकिन वो आपस में पार्टनर्स नहीं है, तो उस चीज को कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने आपको अभी बताई ये सारे किसके अंदर आते हैं, पर्सन्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट टर्म है वो है इनकम। इनकम क्या होती है, तो इनकम इज डिफाइंड एज मनी और वैल्यू रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल बिजनेस और एंटिटी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर एक इंडिविजुअल या फिर बिजनेस या फिर एंटिटी ने जो भी मनी या वैल्यू रिसीव करी उसे इनकम कहा जाता है। इट कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड टिपिकली कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल टाइप्स। जो ये इनकम है ये काफी तरीकों की इनकम हो सकती है, मतलब कई अलग अलग सोर्सेज से आ सकती है, तो उन सोर्सेज के बेसिस पर हमने इनकम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहली है अर्नड इनकम, तो मनी रिसीव्ड फ्रॉम वर्किंग सच एज वेजेस, सैलरी, बोनस एंड टिप्स। अर्नड इनकम क्या होती है, जो इनकम आपको काम करने से मिले, मतलब आप कुछ काम कर रहे हो उसके बदले में जो आपको पैसा मिला वो कहलाती है आपकी अर्नड इनकम। इसके अंदर आपकी वेजेस, सैलरी, बोनस, टिप्स ये सारी चीजें आ जाती हैं। सेकंड होती है इन्वेस्टमेंट इनकम, तो अर्निंग जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। ऐसी इनकम जो आपको कैसे जनरेट हुई हो, आपने कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ रिटर्न मिला, वो कहलाती है आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम। इसके अंदर आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड और कैपिटल गेन की इनकम आ जाती है। थर्ड होती है आपकी रेंटल इनकम, तो मनी रिसीव्ड फ्रॉम लीजिंग और रेंटिंग आउट प्रॉपर्टी। कुछ चीज जो आपकी प्रॉपर्टी है उसे आप रेंट पर दे दें या लीज पर दे दें और उसके बदले में जो आपको रेंट या लीज मिले वो कहलाती है आपकी रेंटल इनकम। नेक्स्ट है आपकी बिजनेस इनकम, तो रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग अ बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। बिजनेस इनकम क्या होती है, वो इनकम जो आपकी किस तरीके से जनरेट हुई हो, या तो आपका जो बिजनेस है उससे जनरेट हुई हो या आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क कर रहे हो उससे आपकी कोई इनकम जनरेट हुई हो, वो कहलाती है आपकी बिजनेस इनकम। ठीक है, फिर है आपकी पैसिव इनकम, तो अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और बिजनेस एक्टिविटी दैट डू नॉट रिक्वायर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट सच एज रॉयल्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस वेयर इंडिविजुअल इज नॉट एक्टिवली एंगेज्ड। पैसिव इनकम क्या होती है, ऐसी इनकम जो किससे जनरेट हो, आपकी किसी इन्वेस्टमेंट से या फिर किसी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से जनरेट हो, लेकिन आप उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो, आपने सिर्फ अपनी मनी दे रखी है, कैपिटल दे रखी है जिससे आपको रिटर्न मिल रहा है, तो वो इंक्लूड होगी आपकी पैसिव इनकम के अंदर। और लास्ट होती है आपकी अदर इनकम, तो दिस कैन इंक्लूड पेंशन, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, एलिमनी एंड अदर फॉर्म ऑफ इनकम नॉट क्लासिफाइड अंडर अबव कैटेगरी।
ऊपर जो हमने 5 कैटेगरी पढ़ ली, 5 के अलावा जो भी कोई इनकम जनरेट होती है, कोई सम आपको रिसीव होता है, कोई मनी रिसीव होती है, चाहे वो पेंशन की हो, सोशल सिक्योरिटी का कोई बेनिफिट हो या एलिमनी हो, कुछ भी हो, वो फिर आपकी किस कैटेगरी में आ जाएगी? अदर इनकम की कैटेगरी में आपकी आ जाएगी, ठीक है? ये तो हो गई हमारी बिजनेस इनकम और हमारी जो नॉर्मल इनकम है उससे रिलेटेड। एक टर्म होती है हमारी एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल इनकम रेफर्स टू द अर्निंग ड्राइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी प्राइमरीली रिलेटेड टू फार्मिंग एंड कल्टीवेशन। ऐसी इनकम जो हमारी किस चीज से जनरेट हो? हमारी एग्रीकल्चर की एक्टिविटी, जो कि हम फार्मिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उससे जो इनकम जनरेट होती है वो कहलाती है एग्रीकल्चरल इनकम। इट कैन इनकम्पासेस द रेंज ऑफ एक्टिविटी एंड सोर्सेज। जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसकी भी काफी सारी कैटेगरीज होती हैं, कई सारे सोर्सेज से हमारी एग्रीकल्चरल इनकम जनरेट हो सकती है। पहला आता है क्रॉप प्रोडक्शन। तो इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग क्रॉप्स ग्रोन ऑन एग्रीकल्चरल लैंड सच एज ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर। पहली इनकम जो जनरेट होती है वो क्रॉप प्रोडक्शन से, मतलब हमें फसल उगाने से जो इनकम मिलती है, मतलब हम जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके ऊपर कुछ भी चीज उगाते हैं, उसे हम सेल करते हैं, उससे जो इनकम आती है वो कहलाती है क्रॉप प्रोडक्शन इनकम। सेकंड होती है लाइव स्टॉक से। तो अर्निंग फ्रॉम रेजिंग एनिमल फॉर मीट, मिल्क, एग, वूल एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट। जब हम एनिमल्स को पालते हैं किस चीज के लिए? मीट के लिए, मिल्क, एग, वूल और अदर एनिमल प्रोडक्ट के लिए, और उससे जो हमें इनकम मिलती है वो कहलाती है लाइव स्टॉक इनकम। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट्री। तो इनकम फ्रॉम टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। टिम्बर्स से और फॉरेस्ट प्रोडक्ट से जो हमें इनकम मिलती है वो कहलाती है फॉरेस्ट्री इनकम। नेक्स्ट आती है फिशरीज। तो अर्निंग फ्रॉम फिशिंग एंड एक्वाकल्चरल एक्टिविटी। फिशिंग करने से और एक्वाकल्चरल मतलब जो पानी वाले एनिमल्स होते हैं उनकी कोई भी एक्टिविटी, उनको पालने से या किसी भी चीज से जो इनकम जनरेट होती है वो कहलाती है फिर फिशरीज की इनकम। लास्ट आता है एग्री बेस्ड बिजनेसेस। तो इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज माइलिंग ग्रेन्स, प्रोड्यूसिंग कैंड गुड्स। एग्री बेस्ड बिजनेसेस क्या होते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का यूज करके जो हम प्रोसेसिंग करते हैं उनसे जो इनकम जनरेट होती है वो कहलाती है एग्री बेस्ड बिजनेसेस इनकम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। हमें ये तो पता है कि जो हमारी बिजनेस इनकम होती है वो सारी हमारी टैक्स होती हैं, किस तरीके से टैक्स होती है वो हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम होती है उनकी टैक्सेशन किस तरीके से होती है? तो देखिए, जो एग्रीकल्चरल इनकम इज जनरली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। जो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम होती है वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है, मतलब उनके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर। However, this exemption apply only if income is derived from agricultural activity as defined by law। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को एग्जेम्प्ट है जो एग्रीकल्चरल से इनकम जनरेट हुई होगी। एग्रीकल्चर के अलावा अगर किसी और चीज से इनकम जनरेट हुई है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। कंपोजिट इनकम क्या होती है? तो इफ अ टैक्स पेयर हैज बोथ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, द टोटल इनकम इज कैलकुलेटेड एंड द एग्रीकल्चरल इनकम इज इंक्लूडेड टू डिटरमाइन द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। कंपोजिट इनकम क्या हो जाती है? अगर कोई टैक्स पेयर है जिसकी एग्रीकल्चरल इनकम भी है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है, तो क्या होगा, जो उसकी टोटल इनकम होगी वो एग्रीकल्चरल इनकम को इंक्लूड करके कैलकुलेट होगी। जब इंक्लूड करके हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे, उससे हम टैक्स निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितना एग्रीकल्चरल इनकम का पोर्शन है उतना टैक्स को छोड़ देंगे, उतने के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बाकी उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो कहलाती है आपकी कॉम्पोजिट इनकम टैक्सेशन, ठीक है। This means agricultural income is not taxed directly, but it can affect the tax slab rate for non-agricultural income। इसमें क्या होता है, एक स्लैब रेट का होता है कि जो टैक्स लगता है इनकम के ऊपर वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है। तो ये बोला गया है कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर वैसे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो स्लैब रेट है उसे निकालने के लिए एग्रीकल्चरल इनकम को पहले नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के साथ इंक्लूड करके टैक्स कैलकुलेट करा जाएगा, ठीक है। फिर है स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेशन। मतलब सम स्टेट गवर्नमेंट लेवे एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स बट दिस इज सेपरेट फ्रॉम सेंट्रल इनकम टैक्स एंड इज गवर्न्ड बाय स्टेट लॉ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एग्रीकल्चर के इनकम के ऊपर से टैक्स को एग्जेम्प्ट कर रखा है, मतलब एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है।
लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनको छूट दे रखी है कि अगर वो चाहें तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकती हैं और वो फिर स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न करे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एग्रीकल्चरल इनकम का। तो क्राइटेरिया फॉर टैक्सेबिलिटी टू क्वालिफाई एग्रीकल्चरल इनकम सर्टेन कंडीशन मस्ट बी मीट। अब किस इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम बोला जाएगा और किस इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बोला जाएगा, ये कैसे डिसाइड करा जाएगा? तो एग्रीकल्चरल इनकम होने के लिए ये 3 कंडीशन दी गई हैं, ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो पहली है, द इनकम मस्ट बी ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड दैट इज क्लासिफाइड एज एग्रीकल्चरल। किसी इनकम को एग्रीकल्चर क्लासिफाई होने के लिए क्या होना चाहिए? वो इनकम किससे? एग्रीकल्चरल लैंड से जनरेट होनी चाहिए, मतलब जमीन से जुड़ी इनकम होनी चाहिए। जमीन लैंड पर आप कुछ ग्रो करें उससे आपको इनकम हो, वो कहलाती है आपकी एग्रीकल्चरल इनकम। फिर द एक्टिविटी शुड इन्वॉल्व एग्रीकल्चरल ऑपरेशन सच एज कल्टीवेशन, रेजिंग, लाइव स्टॉक। जो आप एक्टिविटी परफॉर्म करें उस लैंड के ऊपर वो कैसी होनी चाहिए? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब आप कल्टीवेशन करें या फिर लाइव स्टॉक की रेजिंग करें, मतलब जानवरों को पालें, तो ही वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। फिर इट शुड कंप्लाई विद क्राइटेरिया सेट बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो क्राइटेरिया सेट कर रखे हैं वो क्राइटेरियाज को भी मीट आउट करना जरूरी है, तभी उसे एक एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इनकम एंड एग्रीकल्चरल इनकम का कंसेप्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी, जो आपको काफी बार सुनने को मिलेगी इस सब्जेक्ट के अंदर। एक है असेसमेंट ईयर और एक है प्रीवियस ईयर। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर में बी डिफाइंड एज ईयर इन विच द इनकम टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टू बी असेस्ड। असेस का मतलब होता है जानना। तो असेसमेंट ईयर उस ईयर को हम कहते हैं जिस ईयर के अंदर हमारे प्रीवियस जो पिछला ईयर था उसकी इनकम को जाना जाता है, असेस किया जाता है और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करी जाती है। उस ईयर को हमारा असेसमेंट ईयर कहा जाता है। इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1 ऑफ एवरी ईयर एंड एंडिंग ऑन मार्च 31 ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये वही 12 मंथ का एक पीरियड होता है असेसमेंट ईयर भी, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। देखिए, जो इसमें ईयर का होता है वो वैसे ही होता है अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल ईयर्स जैसे होते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च वही चलते हैं। अब असेसमेंट ईयर समझने के लिए मान लीजिए अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है? ये चल रहा है हमारा अक्टूबर का मंथ चल रहा है 2024 का। तो ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है? 24-25 का फाइनेंशियल ईयर है। तो अगर हम हमारा जो इनकम टैक्स होता है वो पूरे 1 साल का कैलकुलेट करा जाता है। तो अगर अभी हम 2024 के अंदर हैं तो हमारा जो इनकम टैक्स होता है उसकी कैलकुलेशन कौन से ईयर की होगी? पिछले वाले ईयर की, 23-24 की। लेकिन वो कैलकुलेशन हो कब रही है? अभी 2024 के अंदर। तो जो ये हमारा ईयर 2024-25 है ये हमारा असेसमेंट ईयर माना जाएगा कि इस ईयर में हम अपने पिछले ईयर का इनकम टैक्स असेस कर रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये कहलाएगा हमारा असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द टर्म प्रीवियस ईयर मींस दैट द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में हम टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं वो तो कहलाता है हमारा असेसमेंट ईयर। उससे जो बिल्कुल इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जो फाइनेंशियल ईयर होता है, पिछला फाइनेंशियल ईयर होता है, वो कहलाता है हमारा प्रीवियस ईयर। मतलब एक तरीके से जिस ईयर की टैक्स की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो कहलाता है हमारा प्रीवियस ईयर। Under income tax, the return are filed by assessee after end of the year period during which earning are made and that period is called previous year. इनकम टैक्स के अंदर क्या करा जाता है? एक इंडिविजुअल को जब एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है उसके बाद अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है, इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स होती हैं। तो जिस ईयर की रिटर्न फाइल करी जाती है वो कहलाता है आपका प्रीवियस ईयर और जिस ईयर के अंदर रिटर्न फाइल करी जाती है वो कहलाता है आपका असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ इनकम। जो हमने इनकम पढ़ी है अब उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इसका ग्रॉस टोटल इनकम, जिसे जीटीआई कहा जाता है। इट रेफर्स टू द टोटल इनकम अर्न्ड बाय एन इंडिविजुअल और एंटिटी बिफोर एनी डिडक्शन और एग्जेम्पशन आर अप्लाइड। एक इंडिविजुअल या एंटिटी की टोटल इनकम, सारी इनकम मिलाकर जो इनकम बनती है वो कहलाती है ग्रोस टोटल इनकम।
इसमें अभी किसी भी तरीके का डिडक्शन नहीं होता है, किसी भी तरीके की कोई एग्जेम्पशन नहीं होती है। जीटीआई सर्व एज द बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी होती है। ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर आपकी 5 चीजें इंक्लूड होती हैं। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। दिस इंक्लूड वेजेस, सैलरी, बोनस एंड एनी अदर कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। एक इंडिविजुअल जब कोई जॉब करता है तो उसे कोई वेजेस, सैलरी, बोनस, कंपनसेशन या कुछ भी मिलता है एम्प्लॉयमेंट से, वो उसका आता है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर। फिर आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अर्निंग ड्राइव्ड फ्रॉम ओइंग एंड रेंटिंग हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग। एक पर्सन के पास कोई कौन जो प्रॉपर्टी है उसको ओन करने से और उसे रेंट करने से जो भी इनकम ड्राइव होती है वो कहलाती है उसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आए चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी से आए। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो इनकम अर्न फ्रॉम रनिंग अ बिजनेस और प्रैक्टिसिंग अ प्रोफेशन विच इंक्लूड ऑल प्रॉफिट आफ्टर अकाउंटिंग फॉर एक्सपेंसेस। एक पर्सन को जो बिजनेस से या प्रोफेशन से जो भी इनकम आती है वो किसके अंदर इंक्लूड करी जाती है? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हेड के अंदर। फिर आती है कैपिटल गेन। तो प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट सच एज स्टॉक, रियल एस्टेट और अदर इन्वेस्टमेंट। किसी पर्सन के उसके कैपिटल एसेट को बेचने से, स्टॉक को बेचने से, रियल एस्टेट या किसी अदर इन्वेस्टमेंट को सेल करने से जो भी गेन होता है, प्रॉफिट होता है, वो किसके अंदर आता है? कैपिटल गेन हेड के अंदर आता है। और फिर आता है लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो दिस इंक्लूड इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड एंड एनी अदर मिसलेनियस इनकम नॉट क्लासिफाइड अंडर अबव कैटेगरी। ऊपर की 4 कैटेगरी के अंदर जो इनकम नहीं आती है, इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और 4 के अलावा जो भी इनकम बचती है वो सारी जाती है हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, तो अगर हमें ग्रोस टोटल इनकम निकालनी होती है तो इन पांचों हेडों की इनकम को ऐड करना होता है। इनकम फ्रॉम सैलरी प्लस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन प्लस कैपिटल गेन प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब इन पांचों को ऐड कर देते हैं तो निकल के आती है टोटल ग्रोस टोटल इनकम। ठीक है, अब जो ये तो हो गया हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। फिर है हमारा टोटल इनकम। तो टोटल इनकम इज द इनकम दैट रिमेन आफ्टर डिडक्टिंग अलाउएबल एक्सपेंसेस, एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। अब जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आई उसमें से जो जो हमें एक्सपेंसेस अलाउड हैं वो हम एक्सपेंसेस डिडक्ट कर देते हैं। उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट ने डिडक्शंस दे रखी हैं, उन डिडक्शंस को कम कर देते हैं। कुछ छूट दे रखी होती है, एग्जेम्पशंस दे रखी होती है गवर्नमेंट ने, उन एग्जेम्पशंस को कम कर देते हैं। इन सारी चीजों को कम करने के बाद जो इनकम निकल के आती है वो बचती है हमारी टोटल इनकम या नेट इनकम जो हमारी आती है। इट फॉर्म द बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग द इनकम टैक्स लाइबिलिटी। इसका यूज हम किस लिए करते हैं? इनकम टैक्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम इस टोटल इनकम का यूज करते हैं। तो टोटल इनकम को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस टोटल इनकम में से जो भी अलाउड डिडक्शन है वो लेस करना और जो भी एग्जेम्पशन हमें मिली हुई है उन्हें लेस करना, तब निकल के आती है टोटल इनकम। जो टोटल इनकम है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? तो सबसे पहले टैक्स कैलकुलेशन। द टोटल इनकम इज क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्स लाइबिलिटी बेस्ड ऑन एप्लीकेबल टैक्स स्लैब। द लोअर द टोटल इनकम द लेसर द टैक्स लाइबिलिटी। जो टैक्स लाइबिलिटी है उसे कैलकुलेट करने के लिए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल इनकम की जरूरत पड़ती है। जितनी कम हमारी टोटल इनकम होगी उतनी ही कम हमारी टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अंडरस्टैंडिंग द टोटल इनकम हेल्प इंडिविजुअल एंड बिजनेस प्लान फॉर एक्सपेंस, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर एक इंडिविजुअल या बिजनेस को टोटल इनकम के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी तो उसकी मदद से वो क्या कर सकता है? अपने एक्सपेंसेस को, सेविंग्स को और इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकता है। नेक्स्ट आता है कंप्लायंस। तो एक्यूरेट कैलकुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ टोटल इनकम इंश्योर कंप्लायंस विद टैक्स लॉ, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ पेनल्टी एंड ऑडिट। अगर अच्छे तरीके से टोटल इनकम कैलकुलेट करी जाएगी, एक्यूरेटली तरीके से कैलकुलेट करी जाएगी, रिपोर्ट करी जाएगी, तो इससे क्या होगा? जो टैक्स लॉ है उनकी कंप्लायंस होती रहेगी और किसी भी तरीके की पेनल्टी या ऑडिट का रिस्क नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ।
तो टोटल इनकम प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटिटी फाइनेंशियल सिचुएशन, हेल्पिंग इन बजटिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। जो टोटल इनकम होती है वो एक इंडिविजुअल और एंटिटी की एक्चुअल फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है उसके बारे में बताती है, जिसकी मदद से बजटिंग और फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प हो पाती है। और लास्ट है लोन एंड क्रेडिट एप्लीकेशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफन रिक्वायर प्रूफ ऑफ टोटल इनकम व्हेन असेसिंग लोन एप्लीकेशन और क्रेडिट वर्थिनेस। इसके अलावा टोटल इनकम किस चीज में हेल्प करती है? किसी इंडिविजुअल या एंटिटी को लोन लेने में और उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को दिखाने में कि कोई पर्सन की लोन एप्लीकेबिलिटी और क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, वो उसकी टोटल इनकम की जो स्टेटमेंट होती है उसी से पता लगता है। तो ये एक तरीके से प्रूफ ऑफ टोटल इनकम भी होता है। तो ये 5 आपकी इंपॉर्टेंस है कि टोटल इनकम क्यों जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, जिसे कहा जाता है MMRT। तो द मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स रेफर्स टू द हाईएस्ट रेट एट विच एन इंडिविजुअल और एंटिटी इनकम टैक्स्ड अंडर अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। जो करंटली प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है उसके अंदर एक इंडिविजुअल या एंटिटी की जो इनकम है वो कितना हाईएस्ट रेट से टैक्स हो सकती है, वो जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होता है वो कहलाता है आपका मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। It applies to income that exceed a certain threshold and is relevant in determining how much tax will be owned on highest portion of income। जो ये टैक्स होता है ये किसके ऊपर? एक थ्रेशोल्ड को जब इनकम क्रॉस कर जाती है उसके बाद अप्लाई होता है, और ये बताता है कि जो हाईएस्ट इनकम ऑफ पोर्शन है उस पर कितना टैक्स लग सकता है, वो होता है आपका मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। अब इसके अंदर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का यूज करा गया है। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया द टैक्स सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रेसिवली, मीनिंग दैट एज द इनकम इंक्रीज द टैक्स रेट अप्लाई टू हाईएस्ट इनकम ब्रैकेट आल्सो इंक्रीज। द MMRT इज द हाईएस्ट ऑफ दीज रेट्स। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? कंट्रीज के अंदर क्या करते हैं, जितनी आपकी इनकम बढ़ती है उसी हिसाब से आपका जो टैक्स का रेट है वो बढ़ता चला जाता है। मतलब जितनी ज्यादा इनकम होगी उतने ज्यादा हायर रेट से आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो वो जो टैक्स बढ़ता जाता है इनकम के साथ, उस चीज को कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जो MMRT होता है वो क्या होता है कि आपकी जो हाईएस्ट इनकम है उस पर क्या रेट का टैक्स लग रहा है, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स जो होता है वही कहलाता है आपका मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। इनकम स्लैब क्या होते हैं? तो टैक्स रेट आर ऑफन डिवाइडेड इनटू स्लैब और ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल लोअर इनकम लेवल में भी टैक्स एट लोअर रेट व्हाइल हायर इनकम लेवल आर टैक्स एट MMRT। इंडिया के अंदर या दूसरी कंट्रीज के अंदर क्या करा जाता है, जो इनकम को टैक्स करा जाता है वो अलग अलग टैक्स ब्रैकेट बना के कि इतने से लेकर इतने तक की इनकम के ऊपर इतना टैक्स लगेगा, अगर इनकम यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है तो उसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा। इस तरीके से टैक्सेशन करा जाता है, उसे कहा जाता है टैक्स स्लैब रेट। तो जो अगर इनकम कम है तो लोअर रेट का टैक्स लगेगा, और अगर आपकी जो हायर इनकम है उसके ऊपर MMRT मतलब मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स लगता है। एप्लीकेबिलिटी क्या है? तो द MMRT इज रिलेवेंट फॉर इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन एंड अदर एंटिटी विद वेरिंग सोर्स ऑफ इनकम। अंडरस्टैंडिंग दिस रेट इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग। जो MMRT है वो इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन और अदर एंटिटी सभी के लिए रेलेवेंट होता है, और इसको समझना टैक्स प्लानिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, as of the latest tax regime, individual are taxed at different rate based on income level with applicable surcharge and tax। जो अभी लेटेस्ट टैक्स रिजीम है उसके अंदर जो टैक्स का स्लैब रेट है वो क्या है? जीरो इनकम से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की अगर इनकम होती है तो उसके ऊपर नील रेट ऑफ टैक्स लगता है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 5% का टैक्स लगता है। अगर आपकी इनकम 5 से 10 लाख के बीच में है तो 20% का टैक्स लगता है, और अगर इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो 30% का आपका टैक्स लगता है। अब इस टैक्स के साथ में आपका एक सरचार्ज लगता है जो कि कहाँ से 10% से लेकर 37% तक जाता है आपकी इनकम रेट के अकॉर्डिंग, और उसके साथ में आपका एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और लगता है जो कि 4% लगता है आपका टोटल टैक्स के ऊपर। तो इस तरीके से आपकी टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करी जाती है। ये आपका ओल्ड टैक्स रेट था, ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। अब इसके अलावा एक अल्टरनेटिव टैक्स रेट और लाया गया है जिसे हम आज के टाइम पर न्यू टैक्स रिजीम कहते हैं। तो द अल्टरनेटिव टैक्स रेट अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स regime in India introduced in Finance Act 2020 offer taxpayer the option to avail of simplified tax structure
with lower tax rate but without claiming deduction and exemption available under existing tax regime। एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम में टैक्स इस रेट से लगता था, लेकिन आपको काफी सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिल जाते थे। जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर आपका टैक्स का रेट तो कम कर दिया है, लेकिन उसके अंदर आपको किसी भी तरीके का कोई डिडक्शन या एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इसके अंदर टैक्स रेट क्या है, इनकम अप टू 3 लाख, अगर आपकी 3 लाख तक की इनकम है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता न्यू टैक्स रिजीम में। 3 से लेकर 7 लाख तक की इनकम के ऊपर 5% का टैक्स है। 7 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम के ऊपर 10% है। 10 लाख से लेकर 12 लाख तक की इनकम पर 15% है। 12 से 15 लाख तक की इनकम पर 20% का टैक्स लगता है और 20 लाख से 15 लाख से ऊपर की इनकम के ऊपर 30% का टैक्स लगता है। इसके अलावा सरचार्ज का वही रेट है, 10 से लेकर 37% तक सरचार्ज लगता है और एजुकेशन एंड हेल्थ सेस लगता है आपके ऊपर 4% का। ठीक है, तो ये आपका न्यू टैक्स रिजीम का रेट है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप करेंगे। अब हम देखेंगे आगे का जो भी कंसेप्ट है इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस टाइप के और कंटेंट के लिए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।